अभी जो हमारे साथ बैठे हैं वो आरके कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वो इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके थे और इनकी रिटायरमेंट जो है 1998 ईस्वी में हो चुकी है और रिटायरमेंट के बाद अभी 25 साल की उम्र भी बीत चुकी है और ये अभी 90 वर्ष के हैं, 90 वर्ष से अधिक के भी हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे इनके जीवन के बारे में और बहुत कुछ इनसे बात करने को मौका मिलेगा। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज हम इनका इंटरव्यू कर पा रहे हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद ऐसे लोग अब मिलने मुश्किल हो जाएंगे और ऐसे सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम इनका इंटरव्यू आज ले पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप दत्ता और आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। सर, आपका प्रभात टाइम्स में स्वागत है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो विद्वान हैं उन्होंने आप पर जो पुस्तकें लिखी हैं वो किस टाइप की पुस्तकें लिखी हैं? वो हमारी जो कृतियां हैं, जितनी कृतियां उनके संदर्भ में मुझ पर उन्होंने किताब लिखी है, तो आप कहेंगे कि कौन सी बातें हैं उन किताबों में या उस किताब में। तो हमने काव्य तंत्र और विज्ञान जब लिखा था 40 वर्ष पहले, उस वक्त हिंदुस्तान के लोगों की नज़र में वो किताब नहीं आई। सर, किताब आप पे लिखी गई या आपने लिखी? नहीं, मैंने जो लिखी थी। अच्छा, आपने जो लिखी। तो वह जो किताब थी उसका भी मूल तत्व जो किताब का था वह भी उस पुस्तक में है वर्णित। मूल तत्व उस किताब में था कि गति है तो गति जो हम मापते हैं से, लेकिन विचार की भी गति हो, यह बहुत ही आवश्यक है। इस पर शोध होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि पुनर्जन्म में मेरा विश्वास है और यह जो पुनर्जन्म है यह वैज्ञानिक धरातल पर सिद्ध हो रहा है या होने को है। हम आजकल हॉकिंग बहुत पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिशियन जो हो गए। तो आइंस्टीन के कुछ सिद्धांतों को उन्होंने ही काटा था, जैसे ब्लैक होल वगैरह किसी तरह। तो मैं आजकल उसी पर काम कर रहा हूँ। और पुस्तकें तो किताब में तो बहुत लिखी हुई हैं, 12-14 पुस्तकें होगी लिखी हुई। तो आप कहेंगे कि अंग्रेजी का मैं हूँ और हिंदी की मैंने सेवा की है। जी, मैं एक्चुअली इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि आप इंग्लिश के प्रोफेसर होते हुए हिंदी में इतनी पुस्तकें कैसे लिख पाए? अंग्रेजी मेरी रोटी की भाषा है और हिंदी मेरी बोटी की भाषा है। बहुत बहुत खूब कहा इन्होंने, बहुत सही कहा। हमको हिंदी में जो लिखने की प्रेरणा मिली वो एक बहुत बड़े आदमी ने वो प्रेरित किया था। और वो कौन थे? आपने विलियम डी कंकरर का नाम सुना होगा, फ्रांस की। उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति तांत्रिक हो गए तिब्बत में। और क्या हुआ कि डॉक्टर राधा कृष्णन जब उपराष्ट्रपति थे तो वो भी उनको पैर छूकर प्रणाम करते थे। और बहुत से कारण हैं, मैं उनके सानिध्य में रहा था और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जो भाषा है उस पर ज़्यादा जोर दो। अंग्रेजी ठीक है, पढ़ते हो अंग्रेजी, तुम्हारी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, उस पर जोर दो। लेकिन उनके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की थी उन भविष्यवाणियों को मैंने स्पार्क नाम की मैगजीन में दर्ज कराया था उस वक्त। द स्पार्क एक अंग्रेजी की का साप्ताहिक होता था पटने में, और सारी भविष्यवाणियाँ सही निकली। 62 में कैसे तुम पर आक्रमण होगा, क्या क्या, मैं थोड़ा सा उसमें डेविएट कर जाऊंगा। हाँ, तो हाँ, मुद्दा पर तो कहने का यह तात्पर्य कि हमने जो कुछ मूलभूत सवाल उठाए थे उन सारे सवालों, जैसे राष्ट्रवाद, मेरी किताब है भारतीय राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद की व्याख्या मैंने की अपने ढंग से। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन किताब में लोगों ने लिखा है कि राष्ट्रवाद की ऐसी व्याख्या पहली बार आई। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद, मैं दूंगा थोड़ी देर। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं
तो कभी जब फिर कभी आप बैठेंगे, उस पर अलग से डिस्कस। हाँ हाँ, उस पर अलग से डिस्कशन होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, मतलब आपकी 27 होने जा रही है, मतलब ऐसा है, तो आप इतने उम्र में कैसे अपने आप को मतलब इतना सृजनशील रख पा रहे हैं और इतना एक्टिव? मुझे तो लग रहा है बहुत एक्टिव है। यह योगा वगैरह भी करते हैं? योग सनातन धर्म से बहुत बेसिक स्तर से जुड़े हुए हैं। योग और प्राणायाम जी और कुछ मंत्रों का जाप, जी ये मैं करता रहा हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। और मैं बराबर कहता हूँ कि मेरी न कमर झुकी है न मेरी कलम रुकी है। वाह, क्या बात। इसलिए हाँ, पूरा सुनाइए थोड़ा सा। अच्छा है। और इसलिए योग की कृपा है। अब अभी आपने सनातन धर्म की बात कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शुद्ध रूप से सनातनी हूँ। सनातन की व्याख्या लोगों ने बहुत की है, लेकिन हमसे सुनिए, जो स्वतः हो, अपने आप हो, वही सनातन है। सही कहा। और यह जो सनातन है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। बिल्कुल। अभी तो वैसा समय नहीं है कि मैं इसकी व्याख्या कर सकूं। वो अलग सा मुद्दा। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए, लेकिन सनातन का आधार आस्था है। जी और सनातन कोई पंथ नहीं है, ये शक्ति का एक महाशक्ति का एक रूप है। सनातन में कोई न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, ये तो पंथ है। लेकिन सनातन, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ हम सबके लिए नहीं है, लेकिन जो मानते हैं। सुनिए साहब, एक बात मैं बताऊं, अब आपने पूछ दिया तो हम जरा बताते हैं। 5वीं सदी तक जबकि क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी इंग्लैंड में, तो लोग पत्थर की पूजा करते थे, जैसे हम लोग करते हैं, वृक्ष की पूजा करते थे। अच्छा, ये क्रिश्चियनिटी आने से पहले की बात है? क्रिश्चियनिटी आने के पहले की मैं बात कर रहा हूं। पत्थर की पूजा करते थे, झरनों की पूजा करते थे। यही कारण है कि आप छायावादी कवि जो हो गए हैं वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ की कविताओं में आप देखेंगे कि जैसे सनातन धर्म हो, प्रकृति की पूजा हो, तो लोगों ने एक बार कह दिया वर्ड्सवर्थ के बारे में कि ये तो साहब सनातनी हो गया, शायद लगता है हिंदू हो गया। तो खैर, लोग हिंदू को सनातनी भी बोलते हैं। तो इसलिए हमारा विश्वास है कि यह सनातन जो संस्कृति है वो मानवता की अभिव्यक्ति है। सनातन संस्कृति ही विश्व को बचा सकती है। और आज निकल आप अभी देखेंगे कि बहुत सारे देश हैं जो सनातन की ओर आ रहे हैं, बहुत सारे देश। तो इसलिए मैं उस मुद्दे पर अब नहीं जाना चाहता हूं, और कुछ बात हो बाद में बात करेंगे। हाँ, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप लोगों ने जो 1942 के पहले सपना देखा था, क्या वह अभी भी भलीभूत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? और आपने सपना क्या देखा? आप जरा सुन लीजिए। सपना यही देखा था कि देश जब आज़ाद होगा तो मानसिक आज़ादी मिलेगी। सुभाष बाबू ने इसको स्वीकारा था, मानसिक आज़ादी नहीं मिली। और आर्थिक आज़ादी के बारे में क्या? जरा सुन लीजिए, मैं सब बताता हूँ। मानसिक आज़ादी होगी तो आर्थिक आज़ादी होनी है। जिसका मानस सही होगा वह सबों को खिलाएगा। बात मैं बताऊं, लोगों ने बड़ा अन्याय किया सुभाष चंद्र बोस के साथ। उन्होंने जर्मनी में कुछ मैगजीन में कहा था कि इस देश को लिमिटेड आज़ादी दो, अभी पूर्ण आज़ादी नहीं दो। तो हमने तो पूर्ण आज़ादी ले ली। देखिए, एक बात नहीं बताओ, जब यह देश आज़ाद हुआ ना, जो हम लोग अभी जिसमें बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में, जिस भारत में, तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लेकिन रूपांतरण कहाँ हो पाया। इसलिए यह आज़ादी पंगु आज़ादी है, लंगड़ी आज़ादी है। और क्षमा करेंगे, थोड़ा सा मैं अब
पॉलिटिकल व्यू पे आना चाहूँगा। अभी की जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार आपको पहले की सरकार की अपेक्षा कैसी लग रही है, अच्छी या बुरी? देखिए, एक बात मैं बताऊं, वो कभी आप हमसे पूछिएगा तो मैं सच्ची बात बता दूंगा। अभी की स्थिति में वही व्यक्ति चला सकता है इस देश को जो अपने भाषण से, अपने चरित्र से लोगों को प्रभावित कर सके। मोदी जी, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, तो दिल का आदमी हूं जी। मोदी जी एक संन्यस्त जीवन व्यतीत कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। और अभी भी कर रहे हैं। कितना कहिएगा, पॉलिटिक्स की बात मैं करता तो मैं कभी करूंगा पॉलिटिक्स की बात। वे इस ललित नारायण मिश्र हमारे यहाँ हो गए हैं रेल मंत्री, तो इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता ने एक बार कहा था मुझसे कि आपने बिहार की राजनीति को बर्बाद कर दिया। मैंने कहा क्यों? आपने ललित नारायण मिश्र को अपने भाषण शैली से और आपके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी दरभंगा में, और आपने उनको जिता दिया। मैंने कुछ तर्क दिए थे। मैंने कहा कि मैं तो साहित्यकार हूं, जो मेरी कदर करेगा और भावना को कुरेदने की ताकत ललित नारायण मिश्र को थी, और इसीलिए मैं अंत तक उनके परिवार के साथ, मेरे दूर के संबंधी भी लगते हैं, ओ सत्येंद्र बाबू। तो कहने का यह तात्पर्य कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी इस विश्व के लिए अभी आवश्यक है। भारत की बात छोड़ दीजिए, जैसा कि विश्व में भी वो अपना तो परचम लहराते हुए नजर आ ही रहे हैं। नहीं, एक बात है ना, अब जरा गौर कर लीजिए, वो रूस के साथ भी हैं जी, बिल्कुल, और पूरे पश्चिम देशों के साथ भी। जो लोग जिनकी आपस में बनती नहीं है, हाँ, बीच का रास्ता सबसे भारत की बनती है। हाँ, कहने का यह तात्पर्य कहीं तो कहीं निष्पक्षता होगी ना। बिल्कुल। तो और कुछ पूछना है क्या? अभी तो इतना ही जी। अब हम तो देश की बात कर लिए हैं, फिलहाल आप और हम अभी बिहार में हैं, तो थोड़ी सी बिहार पे भी चर्चा हो जाए। आपको जो बिहार की व्यवस्था, मतलब शिक्षा व्यवस्था कहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था कहिए, या फिर विकास की जो भी है, उस विषय पे आपको क्या लगता है? मैं बराबर कहता हूँ, शिक्षा न कक्षा है न परीक्षा है, यह मानसिक दीक्षा है, मेंटल ट्रेनिंग। हम लोग जब थे तो ट्यूटोरियल क्लास जो चलता था, हमने तो 4 कॉलेज देखे, पटना में भी मैं प्रोफेसर था। तो पहले ट्यूटोरियल क्लास में भी लड़के आते थे, शिक्षक होते थे। आज तो केवल खंडर है, इसलिए कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि बिहार की सरकार को यह ताकत नहीं है कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को शिक्षक दे सकें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा, बड़े बड़े मकान बनाने होंगे। और प्रोफेसर की बहाली आप क्या करते हैं? आप तो साहब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करते हैं, थोड़े से पैसे पर। इसलिए शिक्षा व्यवस्था बिहार की दयनीय नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे। आपने जो अपने टाइम में जो शिक्षा ग्रहण की और अब की जो शिक्षा है सरकारी स्कूल, मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल, हाँ जी। आपने जब पढ़ा होगा सरकारी स्कूल से पढ़ा होगा, हाँ एकदम। और अभी की जो सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई है, क्या लग रहा है कि उस समय की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में भी बदलाव हुआ है या वैसे ही आपको दिख रहा है? हमारे यहाँ पर जब हम MLA में लहरिया सराय के विद्यार्थी थे, अरे साहब, एक शिक्षक का काम है कि प्यास जगाना, जो प्यास जगाएगा वही शिक्षक होता है। और हमारे स्कूल में कुछ ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने प्यास जगाने की कोशिश की थी, और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस उम्र में भी लिख लेता हूं, पढ़ लेता हूं, और उत्सुकता रहती है कि कुछ नई नई बातों को समझूं। ये उत्सुकता बराबर रहेगी। तो उस समय के जो शिक्षक थे वो तो आर्ष परंपरा के थे। आर्ष परंपरा तो हमारी खत्म हो गई। अब तो आज के शिक्षक
कैसे हैं, बहुत इस पर हमको नहीं बोलने का मन करता है। जो शुद्ध खुद नहीं लिख सकता है वह शिक्षक बन गया है साहब। और इसलिए मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके समय में जो व्यवस्था थी उससे भी बदतर व्यवस्था अब की हो गई है। हमारे समय जो व्यवस्था थी शिक्षा की वो बहुत बहुत अच्छी थी, उत्तम थी। अभी की कोई तुलना नहीं। सरकारी स्कूल पहले सर, एक चीज एक मिनट, प्राइवेट स्कूल तो था ही नहीं साहब, उस समय था ही नहीं, एकदम नहीं था। प्राइवेट स्कूल तो हाल में हमारे सामने आया है, जो व्यवसाय का केंद्र है। देखिए, आर्ष परंपरा की अभिव्यक्ति, मैं फिर आर्ष परंपरा की बात कर रहा हूँ। ये आर्ष परंपरा क्या है? ऋषियों की परंपरा, उसी का हो गया व्याकरण में, उसका एडजेक्टिव हो गया। तो यह आर्ष परंपरा जो हमारी थी तो उसमें उस समय में कायम थी। और आज तो जो हालत है, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, बड़े बड़े नेता बोलते हैं न साहब स्त्रीलिंग का ज्ञान है, न पुडिंग का ज्ञान है, तालियां लोग लेते हैं। सुनिए साहब, ताली लेना बहुत ठीक है ना, लेकिन ताला भी होना चाहिए, ताली तब ना, कुंजी ताली माने कुंजी, ताला ही गायब है। तुम ताली लेकर क्या करोगे? बड़े बड़े नेता आते हैं साहब, ताली बटोर कर ले जाते हैं। इसलिए सब कुछ पूछिए लेकिन हकीकत में पूछिए। वाह, आपका तो बोलने का अंदाज भी फिल्मी लग रहा है मुझे। तो इसलिए नहीं, फिल्मी नहीं, मेरा अंदाज इल्मी है, फिल्मी नहीं। और एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि आप अभी तो हम लोग शिक्षा पे बात किए, स्वास्थ्य की व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? स्वास्थ्य की व्यवस्था के संबंध में मैं बहुत नहीं बता सकता क्योंकि मैं डॉक्टर के परिवार से हूँ। लेकिन एक बात आप याद रखें, मैं दूसरी जगह की बात नहीं कहता, मैं संकुचित होना चाहता हूँ। मैं तो विस्तृत बात कर गया ना, अब थोड़ी संकुचित बात सुनिए कि संकुचन भी आवश्यक है। मधुबनी की बात सुनिए। मधुबनी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अराजकता है जिसकी हद नहीं। और मधुबनी का ये हाल है कि अल्ट्रासाउंड जो बंद हो गया, उसके चलते लोग कहते हैं बहुत सारे लोग मर गए हैं। आज आप नंबर लगाइए, 2 महीने के बाद नंबर आता है। तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया? मैं जब मधुबनी की बात करता हूं तो मधुबनी के डीएम अच्छे हैं इसलिए कि अतिक्रमण को हटा रहे हैं। लेकिन जब मैं आऊँगा अल्ट्रासाउंड पर अराजकता की स्थिति है। मुझे तकलीफ एक बात से है, आप लोग नई उम्र के लोग हैं, कि मधुबनी आंदोलन की धरती है और आज समाज और नेता दोनों खामोश बैठ गए। लेकिन यह खामोशी के कलेजे में लावा भी फूट रहा है। कब फूटेगा? ये मधुबनी की यह धरती है जिसने ताज बदल दिया था, राज बदल दिया था। सूरज बाबू की हत्या हुई तभी ना इंदिरा जी हटी थी। इसलिए स्वास्थ्य के बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए। तो मैं तो थोड़ा बेबाक रहता हूँ और इसी बेबाकी के चलते एक बात सुनिए, इसी स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसमें गरीब की जान जा रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। और फायदा पहुंच रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला। प्राइवेट गरीब तो भटक रहे हैं साहब। यहाँ तो नोचने की प्रवृत्ति हो गई है। यह जो नोचने की प्रवृत्ति है, तो जहाँ आप नोचिएगा, नोचने वाला नाच नहीं सकता है, याद रखिएगा। तो जब नोचने वाले लोग हैं यहाँ, तो आप आज़ादी का नाच कैसे कर पाएंगे साहब? और सर मेरा अब आखिरी प्रश्न है कि आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और अभी जो 10th बोर्ड होती है, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 10th बोर्ड जो होती है उसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। और जबकि मुझे लगता है कि आफ्टर 10 आपको इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जॉब निकालने के लिए, इंटरव्यू पास करने के लिए, इनफ कोई भी सरकारी जॉब को अचीव करने के लिए।
तो 10th में इंग्लिश जो है कंपलसरी नहीं होना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश को कंपलसरी अभी होना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश को कंपलसरी होना चाहिए कि बहुत सी टेक्निकल किताबें हैं जो अंग्रेजी में हैं, उनका अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। और एक बात बताएं, मैंने देखा है जहाँ तक कि जो बिहार के बच्चे हैं मैथ्स में तो चैंपियन है, साइंस में चैंपियन है, इंग्लिश में जाके पिछड़ जाते हैं, उनकी स्किल कम्युनिकेशन खराब होती है इन्हीं वजह से। सर्वभाषा सरस्वती, सरस्वती की ही सारी भाषाएं हैं। कभी आप भाषा पर बात करिएगा, लोग मुझे भाषा वेद की तरह भी जानते हैं। अब तो थोड़ा सा संपर्क टूट गया, तो यूरोप की कुछ भाषाओं को मैं जानता था, जर्मन है, फ्रेंच है, और अभी समय नहीं है, कभी मैं बात करूंगा। दिल्ली का एक पेपर है विश्वगुरु, है ना, उसमें एक मेरा लेख छपा था जिसमें मैंने साबित कर दिया था कि अंग्रेजी अंग्रेजों की मूल भाषा नहीं है। अंग्रेजी अंग्रेजों की मूल भाषा नहीं है, मैंने साबित कर दिया था। कोई अंग्रेज आवे हम हमारे साथ, क्या कि मैं भी तो अंग्रेजी किताब पढ़ता हूँ जी। खैर वो बात छोड़ दीजिए, वो अलग टॉपिक हो गया। हाँ अलग टॉपिक हो गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर्वभाषा, सारी भाषाएं तो अपनी हैं, तो कभी भाषा पर हम लोग बात करेंगे, बैठेंगे। मधुबनी की, अब संकुचित हो जाइए थोड़ा सा, मधुबनी की स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में अगर नेता और जनता खामोश है, देखिए किसी भी समाज में बेरुखी अगर हो जाए तो समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ है। और नई पीढ़ी न जाने, ये मोबाइल की जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी ने पता नहीं कहाँ हमको ले जाएगी। नई पीढ़ी को ले जाएगा यह मोबाइल, कहना कठिन है। हर किसी मोबाइल से तो जानकारी भी बहुत कुछ मिलता है। एक मिनट, वही कह रहे हैं, मोबाइल का सदुपयोग अगर हो तो यह ज्ञान का भंडार है साहब। मोबाइल का अगर सदुपयोग हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे इसका दुरुपयोग करते हैं। तो और कुछ पूछना है क्या? नहीं, अब समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अगर आपसे बात करने के लिए बैठा जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाए। तो फिलहाल आज हम इन खास टॉपिक को कवर करते हैं और बाकी हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने विद्वान व्यक्ति से मुझे आज मिलने का मौका मिला और आप लोगों को भी इनको सुनने का मौका मिला। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। और आप देख रहे थे प्रभात टाइम्स। अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।